नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से आ रही है, जहां पर छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई। संजीत कुमार नाम का एक छात्र घायल भी हुआ है। मैट्रिक की परीक्षा में नकल को लेकर विवाद हुआ। घोड़ाहट के ताराचंडी के पास की यह घटना है। गोली लगने से 16 साल के अमित कुमार के तौर पर उसकी जानकारी सामने आती हुई और इस छात्र की मौत हो चुकी है, जबकि संजीत कुमार नाम के एक छात्र के घायल होने की भी खबर आ रही है। और इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका देखकर नकल नहीं करने देने पर यह विवाद शुरू हुआ था। मृत छात्र अमित कुमार डेहरी के शंभू बिगहा के निवासी मनोज यादव का पुत्र था। फायरिंग करने वाले सभी छात्र हाई स्कूल डेहरी के छात्र हैं। वहीं ये सभी पढ़ाई करते हैं और इन लोगों का परीक्षा केंद्र सासाराम के संत अन्ना हाई स्कूल में है। यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षा के दौरान जब उत्तर पुस्तिका से परीक्षा कक्ष के अंदर नकल नहीं करने दिया गया तो ये विवाद शुरू हुआ और इस विवाद में कल देर शाम मारपीट होती है और इसी मारपीट के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। इलाज के दौरान अमित कुमार की मौत हो चुकी है। अमित के शव का पोस्टमार्टम कर उसके परिजनों को शव सौंपा गया है। यह ताराचंडी से आया था और उसको प्राथमिक उपचार के बाद जो है हायर सेंटर भेज दिया गया है। गोली कहाँ लगी थी सर? जी बैक में लगा था, स्पाइन में। लगभग रिब्स होगा 11 रिब्स के पास था उसका और एक्सरे कराया गया। अभी ब्लड जो है अंदर में ही है। अभी बाहर इलाज तत्काल चला गया। जी हाँ, हायर सेंटर उसको भेज दिया। वहीं आरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर होती है, जिसमें कुंभ में स्नान कर लौट रहे ये कार सवार बताए जा रहे हैं सभी। जगदीशपुर के इसाढ़ी के पास एक्सीडेंट हुआ। पटना के रहने वाले कार सवार मछली गली जक्कनपुर में ये सभी लोग रहते थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार के देखिए पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार लोगों की जान चली गई। एक पहिया और कार का जो एक पहिया है वो 20 फीट दूर जाकर पड़ा हुआ मिला। हादसे में कार सवार सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि परिवार पटना के जक्कनपुर का रहने वाला है और प्रयागराज कुंभ में महास्नान कर लौट रहा था जब ये हादसे का शिकार हुआ। परिवार को के जो लोग हैं वो प्रयागराज कुंभ नहाने गए हुए थे और जैसे ही इस हादसे की खबर परिवार के दूसरे सदस्यों को लगी, चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग होटल के माध्यम से वहाँ सूचना मिलती है, तुरंत हम लोग स्पॉट पर पहुँचे। वहाँ आनंद फानंद थाना पर भारी को बोले, एसडीओ को बोले, तुरंत प्रशासन की बहुत मदद से हम लोग वहाँ से सदर अस्पताल लाए। कंटेनर खड़ी गाड़ी में नींद लग गया होगा, उसी में कंटेनर में डूब गया है। दो गाड़ी से लोगों फिर दोनों परिवार, गाड़ी आगे निकल गया, पीछे से लग गया है। अच्छा, तो कितने लोगों की मौत हुई है? 6 लोगों की मौत हो गई है। कितने लोग थे कार में? 6 लोग थे। एक ही परिवार के? हाँ। कब उधर से लौट रहे थे? और लौट रहे थे, स्नान करके लौट रहे थे। कल ही पटना से गई थी? कहाँ पटना में कहाँ के रहने वाली है? पटना में रामकृष्ण नगर, जक्कनपुर के सब है। जक्कनपुर के। खबर शेखपुरा से, जहां टाउन हाई स्कूल में आग लग गई और आग में मैट्रिक की परीक्षा की कॉपी, OMR शीट और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। सूचना मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसकी सूचना दी गई है। यह भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और हालांकि इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच भी हो रही है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मैट्रिक परीक्षा का यह सेंटर, OMR शीट रखे गए थे, कॉपियां रखी गई थी, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। कीट के कारण आग लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो रात में लाइट को ऑफ कर देनी चाहिए। उन्होंने नहीं किया और कहा कि सर हमसे गलती हो गई। वैसी परिस्थिति में सारे उत्तर पुस्तिका, OMR शीट और परीक्षा से संबंधित AB एवं एब्सेंटी का जो प्रपत्र होता है वो भी समाप्त हो चुका था, जल चुका था। 13 सेंटर से मैंने कलेक्ट कराया। कलेक्ट करा करके दोनों परीक्षा को ससमय
सुचारू रूप से कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से मैंने संचालित करा दिया और आग बुझाने का जो कार्य था उसको भी मैंने करवाया। मिशन थाना में FIR दर्ज हो चुका है, उसके प्रतिलिपि को लगा करके हम लोगों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिख दिए हैं। तो देखिए शेखपुरा से ये बड़ी खबर, जहां टाउन हाई स्कूल में ये आग लगी और तमाम पुस्तिकाएं जो है वो जल चुकी हैं, OMR शीट जल चुकी है। अब हर दृष्टिकोण से इस वक्त जांच शुरू की गई। हालांकि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जो सूचना उन तक पहुंची उसके अनुसार स्कूल में लाइट जलती हुई छोड़ दी गई थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि जांच अब हर पहलू पर होगी, BSAB को इसकी जानकारी दे दी गई है। और संवाददाता अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शेखपुरा से। अजीत, क्या इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ये घटना जो है उसके पीछे कोई साजिश नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट का ही पूरा मामला है? जी, प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट ही कहा जा रहा है। इसे FIR भी लॉन्च हो गया है, पुलिस भी अपने तरीके से अनुसंधान भी कर रही है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी लापरवाही भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट से भी जाए तो परीक्षा का जो उत्तर पुस्तिका वगैरह था वो जल गया, OMR शीट जल गया, बहुत सारे। लेकिन खैर DO के हस्तक्षेप से सारा मामला सुलझ गया है, एग्जाम सुचारू रूप से चालू कर रहा है, कहीं कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। जी, पुलिस की तहकीकात से ये साफ हो गया। अब जो सेंटर के दूसरे छात्र रहे होंगे या जो ये क्या स्कूल सेंटर बनाया गया था परीक्षा के लिए? जी बिल्कुल, मैट्रिक का परीक्षा केंद्र है टाउन हाई स्कूल बरबीघा का, वही घटना घटी है। इसलिए और भी जिला प्रशासन भी इससे गंभीरता से लिया इस मामले को और सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। लेकिन ऑफिस का ही जो कार्यालय कक्ष है वहां का रखा गया था कॉपी उत्तर पुस्तिका था वो जला है और कुछ कागजात भी जले हैं, कंप्यूटर सेट भी जले हैं। वो तमाम बिंदुओं की जांच हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। नालंदा से बड़ी खबर, जहां बेखौफ हो गए बालू माफिया। धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन जो है वो इस इलाके में किया जा रहा है। हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें मानपुर के देवकी पुल के नीचे खनन धड़ल्ले से किया जाता हुआ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और यहां पर बड़ी तादाद में लोग आपको दिख रहे होंगे जो ट्रकों पर बालू को लोड कर रहे हैं और यहां से ये बालू खनन का अवैध धंधा जो है वो बदस्तूर चलता हुआ। हालांकि पुलिस अब ये कह रही है कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो एक दो नहीं, कई गाड़ियां आपको ट्रैक्टर और ट्रक नजर आ रहे होंगे जो इस खनन के काम में लगे हुए हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, तस्वीरों के सामने आने के बाद संज्ञान की बात कही जा रही है, लेकिन ये तो दिन के उजाले में सब कुछ हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं गया? जी, बता दो कि पूरा मामला मानपुर थाना क्षेत्र के देवली पुल के नीचे की है। सबसे बड़ी बात है कि ये पुल जो है क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पुल के नीचे से बालू निकालना कहीं ना कहीं पुल को क्षतिग्रस्त करने के जो है मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस जो है, सबसे बड़ी सवाल है कि पुलिस का उसी रास्ते से जो है गश्ती भी करती है, उसके बाद भी नजर नहीं पड़ना सबसे बड़ी जो है मिलीभगत का जो मामला संदेहात्मक नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में DSP ने कहा कि मामला को हम जांच करवाते हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन जांच के नाम पर जो है कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। और जब सब अभिषेक, सवाल तो ये कि सिर्फ इस पुल से होकर ये वाहन नहीं गुजर रहे होंगे, ये सड़कों से होकर के ही जहां तक ये पहुंचती होगी, तो क्या उतनी दूरी जितनी दूरी ये ट्रैक्टर तय कर रहे हैं, कहीं पर भी चेक नाका नहीं है, कहीं पर पुलिस की गश्ती नहीं, कहीं पुलिस वाले इसे देखते नहीं है या रोकते नहीं है? सड़कों पर पुलिस का जो है नजर बालू माफियाओं पर नजर पड़ती है, सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि जिस तरह से धड़ल्ले से जो बालू माफिया जो नदी से बालू निकालकर जो सड़कों से गुजरते हैं और पुलिस अनदेखी करती है, छापेमारी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करके जो है कि पुलिस पर हमला का आरोप लगाकर जो है सिर्फ जांच के नाम पर जो है निर्भरण करने का काम करती है। हालांकि इसी तरह का मामला जो प्रतिदिन नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बालू माफिया जो है बेखौफ होकर नदी में जो बालू अवैध उत्खनन कर रहे हैं और लगातार जो है पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। तो प्रभारी DSP जांच की बात कर रहे हैं, और क्या जांच होती है और किस पर कार्रवाई होती है और नकेल कैसे कसी जाती है, ये एक बड़ा सवाल है, देखना भी होगा। और बड़ा सवाल ये कि माफिया के दुस्साहस पर कार्रवाई कब तक होती है और पुलिस प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगती है? कार्रवाई के नाम पर क्या आई वॉश कर रही है पुलिस? लोकल पुलिस की मिली भगत से क्या ये खेल चल रहा है?
यूं तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन शहर शहर शराब के धंधे और तस्करी की खबरें सामने आ ही जाती हैं। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि शराबबंदी कानून का माफिया में कितना खौफ है। मोतिहारी में शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब पुलिस दियारा के इलाके में देसी शराब के धंधे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करती हो। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए, पूर्ण शराबबंदी के बावजूद ये सब कुछ बन रहा है। सड़कों पर इसे लेकर तस्करी की कोशिश की जाती है, हालांकि कार्रवाई जरूर हो रही है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। शराब जो नष्ट किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देसी शराब की भट्टियां देखिए कैसे यहां पर दूर के इलाकों में, दियारा के इलाकों में चलाने का प्रयास किया जाता है, हालांकि उसके बाद इन्हें नष्ट भी किया जा रहा है। मोतिहारी पुलिस के लिए जैसे एक रूटीन सा काम हो गया है। अरवल में भी पुलिस ने गाजर लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा, जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई गई। तो वहीं नवादा की तस्वीर भी आपके सामने है। पुलिस ने गाड़ियों में तहखाना बनाकर की जा रही शराब की तस्करी का खुलासा किया है। शराब तस्कर इतने शातिर हैं कि कार में तहखाना बनाया जाता है, अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि तस्करी की जा सके। गाड़ी की बैकलाइट तक शराब से भरी होती है और पुलिस ने इनकी सारी चालाकी को हालांकि यहां कार्रवाई करते हुए बेकार कर दिया। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां कस्टडी के फरार अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल अपराधी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस कस्टडी में उसका इलाज इस वक्त चलता हुआ। पटना पुलिस ने अपराधी नीतीश कुमार को मासूम अंशु मर्डर केस में कल ही गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार कर पटना पुलिस ने नीतीश को धरहरा पुलिस को सौंपा, जहां देर रात पुलिस को चकमा देकर वो थाने से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आज सुबह 4 बजे जब पुलिस ने इसे घेरा तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई गई और अपराधी के पैर में जाकर ये गोली लगती है। करीब 4 बजे के आसपास जो है सूचना हम लोगों को मिली थी कि बसौनी जाने वाली रोड में वो छुपा हुआ है। तो उसी क्रम में जो टीम वहां पे धरारा की पहुंची रेड करने के लिए, तो झाड़ी के पीछे से छुपा हुआ इसी नीतीश ने धरारा की टीम पे हमला कर दिया, फायरिंग करा और आत्मरक्षार्थ उसको हम लोगों ने नियंत्रित फायरिंग करते हुए जो आत्मरक्षार्थ पुलिस का फायरिंग हुआ उसमें उस अपराधी के पैर में गोली लगा और अभी उसमें कांड दर्ज करते हुए हम लोगों ने उसको अस्पताल में, सदर अस्पताल में भेजा है, इलाजरत है अभी। यूं तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में अभी करीब 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से नेताओं को टिकट की टेंशन जरूर सताने लगी है और इसे लेकर अब दावेदारों की परिक्रमा भी शुरू हो चुकी है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के घटक दल आरजेडी में इस बार टिकट मिलना आसान नहीं होने वाला है। दावे किए जा रहे हैं कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और जीतने का दम रखते हो। यानी तेजस्वी ने 2 टूक कह दिया है कि सिफारिश पर टिकट नहीं देंगे। तो बिहार में सत्ता के लिए बेचैन विपक्ष इस बार एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। लिहाजा चुनाव में जीत की बेहतर रणनीति बनाने के साथ साथ टिकट पर भी सोच समझकर फैसले की बात होने लगी है। तेजस्वी यादव ने इस बार 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि चुनाव में सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगी। इस बार उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख के साथ खड़े होते हैं, जनता जिस पर भरोसा करती है और वोट बैंक पर जिनकी अच्छी खासी पकड़ है। चुनाव में जीतने का दम जो उम्मीदवार रखेंगे, टिकट उन्हीं को दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं और इस बार इन सभी मानकों पर सर्वे कराकर ही टिकट देने की बात कही जा रही है, जिसमें हर समाज के लोग को साधने का प्रयास
तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के इस तेवर पर सियासत भी अब से ही शुरू हो चुकी है। आरजेडी कांग्रेस जहां तेजस्वी के इस तेवर के साथ खड़ी दिखती है, तो सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के नेता तेजस्वी और आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जमीनी सतह से जो जानकारी मिल रही है, उसी के आधार पर वो कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट दिया जाएगा। नेता विरोधी बिहार श्री तेजस्वी यादव जी ठीक ही कह रहे हैं कि वो पैरवी और सिफारिश पर टिकट नहीं देते हैं, मेहनत पर टिकट नहीं देते हैं, वो पूंजीपतियों को टिकट देते हैं। वो घपले घोटाले अपराध कर्मी, चाहे वो कितना हो भी बड़ा धन कुबेर हो, उसको टिकट देते हैं। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी इन दिनों ग्राहक खोजो यात्रा पर, और मुफ्त में देने की इनकी कोई परंपरा नहीं रही। मुफ्त में केवल ये लेते हैं। जो आदरणीय विजेंद्र बाबू बिहार में ऊर्जा मंत्री हैं, जो हर घर बिजली पहुंचा दिए, तो मुफ्त का सब्सिडी भी ये लेते हैं। कोई भी दल अगर चुनाव मैदान में उतरता है तो जीतने वाले प्रत्याशी पे दांव लगाता है, उस प्रकार से जिस प्रकार से रेस के मैदान में जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाया जाता है, खूबसूरत घोड़े पे नहीं। तो अगर तेजस्वी यादव जी ये मानते हैं कि रेस में जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाना है, तो उसी प्रकार से जीतने वाले प्रत्याशी पे दांव लगाएंगे। चूंकि पिछली बार मात्र 12,000 वोटों से महागठबंधन सरकार बनाने में चूक गई, तब जबकि सरकार ने सत्ता के बदौलत लगभग 1 दर्जन हमारे प्रत्याशियों को जबरन हरा दिया। तो चुनाव में जीतकर सत्ता तक पहुंचने की बेचैनी सिर्फ आरजेडी तक ही सीमित नहीं है। इधर उसकी ही सहयोगी पार्टी महागठबंधन का साथ दे रही कांग्रेस भी अपने आप को बदलने में पूरा दमखम लगा रही है, ताकि किसी भी तरह से इस बार बिहार की सत्ता में वापसी हो पाए। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव किया गया है और कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। और जब वे गुरुवार को पटना पहुंचे तो सबसे पहले इस दौरे में कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी नेताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और आश्वस्त किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस नई रणनीति के साथ उतरेगी, जिसमें टिकट से लेकर संगठन में पार्टी नेताओं के रवैये तक पर सोच समझकर फैसला होगा। आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक कमी को दूर करने की जरूरत है, और वो कमी ये है कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। तो बिहार में मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो, और आप जितना दौड़ोगे उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। तो देखिए, इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी में किन किन चीजों पर फोकस किया, जरा वो भी समझिए। कांग्रेस को हराने की ताकत किसी भी दल या संगठन में नहीं है, ये कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है गुटबाजी करने वालों को बाहर करो, क्योंकि गुटबाजी एक बड़ी चुनौती हमेशा से कांग्रेस के रही है। हम सबको मिलकर अंदर की लड़ाई लड़नी होगी,
और तभी पार्टी मजबूत होगी, जीत की तरफ अग्रसर होगी। दिल्ली पटना जाना छोड़ दीजिए और बूथ बूथ तक पहुंचिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो ग्राउंड पर काम करती है। कांग्रेस के लिए ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को इस रूप में पाटना होगा, इस पर विजय हासिल करनी होगी। तो बिहार में सत्ता के लिए बेचैन विपक्ष देखिए खुद को बदलने के लिए किस कदर बेताब है, और ये जरूरी भी है। लेकिन क्यों बदलना चाहते हैं ये समझना जरूरी है। 2020 के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। ये साल 2020 था, अब 2025 की लड़ाई लड़नी है तो अपनी गलतियों को सुधारना होगा। महागठबंधन कुछ सीटों से सत्ता से दूर रह गया था, वो दूरी न रह जाए। इस बार आरजेडी और कांग्रेस अपनी रणनीति में आमूल चूल परिवर्तन कर रही है, बदलाव कर रही है। दोनों पर टिकट बेचने के आरोप हमेशा से लगते रहे और इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जो योग्य होगा, जो सुयोग्य होगा, जो जीत के लिए दम रखता होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। और ऐसे में जुनूनी कार्यकर्ताओं को धक्का लगता है और इस बार आरजेडी कांग्रेस जो है नए तेवर में नजर आ रहे हैं। नई रणनीति के साथ दोनों दल इस बार आगे बढ़ रहे हैं और मोदी लहर का काट निकालने का प्रयास अब चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, दोनों की तरफ से शुरू कर दी गई है। दलित और पिछड़ों को साधने के लिए और इस वोट बैंक पर दोनों की अब नजर है। दोनों दल अपनी अपनी छवि को बदलने में लगे हैं कि भाई इन्हें किस रूप में अपने आप को बदलना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।